नमस्ते दोस्तों। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के सेशंस में हमने इसके पहले पेपर सेविंग की भी बात की और अभी हम रॉ मटेरियल सेविंग की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो एक जनरल प्रोसेस होती है कि कुछ रॉ मटेरियल होता है, उसमें प्रोसेस होती है और उसके बाद में उसका प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि हम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप की भी बात की, जहां पर उसका क्लियर कंसेप्ट था कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते टाइम या फिर प्रोसेस करते टाइम, पैकेजिंग करते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम, रिटेलिंग का काम करते टाइम या कंज्यूमर का यूज करना या फिर उसके बाद में डिस्पोजल भी करना। यानी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल लाइफ साइकिल में उसका जो एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसको मिनिमाइज करना, ये प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट था। तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें रॉ मटेरियल भी आता है। तो यहां पर ये कनेक्टेड है कि रॉ मटेरियल को सेव कैसे किया जाए। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल सेविंग कंसेप्ट जनरली फाइनेंस या कॉस्टिंग से कनेक्ट होता है कि यहाँ पे उनको ओवरऑल जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो ओवरऑल कॉस्टिंग उनको मिनिमाइज करना होता है और उसके रिलेटेड वो रॉ मटेरियल कैसे सेव किए जाते हैं उसके बारे में वो सोचते हैं। अभी हमको एनवायरमेंट ओरिएंटेड भी उसका कनेक्शन करना है। कोई भी कंपनी का टारगेट रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा और ओवरऑल कंपनी को फायदा ही होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी हमको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली। तो एनवायरमेंट का ध्यान देने के लिए आपको रॉ मटेरियल में भी कुछ ऐसे कुछ सॉल्यूशंस देखने होंगे जिसकी वजह से रॉ मटेरियल अगर हम सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां पे प्रोसेसिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मिनिमम रॉ मटेरियल अगर लगेगा तो उसका जो भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इंटेंशन जो है वो अगर फुलफिल करना है आपको तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक जो हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स देखे थे उसमें रीयूज, ये एक सिंपल प्रिंसिपल है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें भी वेस्टेज आएगा या फिर उसका बाय प्रोडक्ट भी बन जाएगा या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और वो शायद चाहे डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा 100%, क्योंकि कोई भी प्रोसेस 100% इफिशियंसी से नहीं चलती कि 100% हमने स्टोइचियोमेट्रिकली कैलकुलेशन लिया, यानी कि केमिकल रिएक्शंस ले ली और उसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन लिया कि इतने मॉलिक्यूल्स इनपुट दिया और आउटपुट इतना आना चाहिए। तो ये 100% पॉसिबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं 100% यील्ड और 100% कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ये कम होता है। तो कन्वर्जन कम होता है इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल तो प्रोसेस में जा रहा है लेकिन वो रॉ मटेरियल का कुछ अलग ही वहां पे डाइवर्जन हो रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी जनरेट हो सकता है या फिर कुछ मटेरियल अनयूज भी हो सकता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करो या फिर कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। तो ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की गई कि आपका रॉ मटेरियल का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसका वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म हो या फिर अगर वो प्रोसेस में मटेरियल यूज ना हो फिर भी उसको हम रीयूज कर सकते हैं। अगर हम रीयूज करते हैं तो ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और रॉ मटेरियल सेव हो जाएगा। तो ये एक पहला टेक्निक है जो कंपनी के लिए भी कॉस्ट ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और एनवायरमेंट ओरिएंटेड हमारी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है यानी कि जो ओवरऑल लोड है वो कम हो जाएगा और उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी कम होगा। और जो रिमेनिंग अगर कुछ फैक्ट्रीज में ये पॉसिबल है कि जो वेस्ट मटेरियल निकलता है या फिर अनयूज्ड मटेरियल निकलता है तो वो डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या है। जैसे कि हम मेटल्स की बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बात देखेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कॉपर का यूटिलाइजेशन होता है। तो वो अगर कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि अभी मोटर्स में कॉपर वाइंडिंग होती है,
कॉपर वाइंडिंग करते टाइम अगर वहां पे कॉपर कुछ वेस्ट जाता है, अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े वहां पे क्रिएट हो जाते हैं तो वो भी सेल हो जाता है। ठीक है, अभी सेल करने की वजह से कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, साइमल्टेनियसली हमको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि ये जो मेटल एज अ वेस्ट वहां पे जाने वाला था एनवायरनमेंट में, सॉइल में या फिर और कहीं पे, तो वो भी बच गया, क्योंकि उसको अगर सेल किया तो वो कहीं पे प्रोसेस में भी काम में आने वाला है, यानी कि वो रीयूज होने वाला है। तो ये भी पॉसिबल है, इसकी वजह से भी रॉ मटेरियल सेव हो सकता है, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि कार्डबोर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखे होंगे कि जो टीवीज, एलसीडीज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है उनको पैकिंग किया जाता है थर्माकोल और कोरुगेटेड बॉक्सेस से। तो ये बहुत सारे कोरुगेटेड बॉक्सेस अच्छे क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग ज्यादा लेयर्स के होते हैं, और उसका रीयूज भी हो सकता है या फिर उसको प्रोसेस भी किया जाता है। तो ये कार्डबोर्ड्स भी सेल हो जाते हैं। उसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स होंगे तो वो प्लास्टिक की जैसी क्वालिटी होगी उस हिसाब से वो प्लास्टिक भी सेल कर सकते हैं। तो हमने इसके पहले ही सेशन में बात की थी कि प्लास्टिक का लाइफ बहुत ज्यादा है, इसके एडवर्स इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्लास्टिक एनवायरनमेंट में जाने से अच्छा वो सेल करेंगे तो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो जैसे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भंगार वाला जो है वो सबसे एक रिसाइकलिंग का अच्छा काम करता है, क्योंकि वो पेपर वेस्ट जो आपके घर से निकलता है या कंपनी से निकलता है वो भी लेके जाता है, प्लास्टिक भी लेके जाता है, मेटल्स भी लेके जाता है, ग्लासेस भी लेके जाता है, कोरुगेटेड बॉक्सेस भी लेके जाता है। और ये जो चेन है ये बहुत बड़ी चेन है, जैसे कि यहाँ पर कोई बंगार वाला जिसका उतना कैपेसिटी होगा वो वहां से लेके जा रहा है, फिर वो कहीं एक रिटेलर को दे के जा रहा है, फिर वो एक बड़े कोई कंपनी को बेच रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या फिर जो रिजेक्टेड मटेरियल या अनयूज मटेरियल जो जाने वाला था एनवायरमेंट में, वो यहाँ पे अभी ये पर्टिकुलर साइकिल में चला गया, यानी कि यहाँ पर रीयूज होगा या फिर रिसाइकल होगा। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह से आपका मटेरियल जो है वो सेव हो सकता है। तो इसमें अलग अलग कुछ बातें भी है, जैसे कि हमने जो फोकस किया है वो एनवायरमेंट ओरिएंटेड। तो हमने मटेरियल का अगर सेविंग कर लिया, वेस्ट का हमने मिनिमाइजेशन कर लिया, तो वहां से पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ये दोनों विन विन सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो रॉ मटेरियल का अगर वेस्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो लोड आएगा उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ेगी, और एनवायरनमेंट पे भी जो लाइफ साइकिल है वहां पर भी एडवर्स इम्पैक्ट का वहां पे वेटेज बढ़ जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल, प्रोसेस और प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है कि ये जो मटेरियल है कि यहाँ पर ये रीयूजेबल मटेरियल, रिसाइक्लेबल मटेरियल या कुछ मटेरियल की रिकवरी भी की जाए। जैसे कि अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो एक्सट्रैक्शन ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर सॉल्वेंट की रिकवरी करनी होती है, क्योंकि सॉल्वेंट ये कॉस्टली भी है, और उसके अलावा वो सॉल्वेंट का अगर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला गया तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होने वाला है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। अगर आपको कहीं पे इसका स्टॉक पाइलिंग करना है या फिर स्टोरेज भी करना है तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये इसकी मुझे जरूरत है या नहीं। जैसे कि अभी हमने पहले के सेशन में नीड और ग्रीड की बात कही थी, तो जो भी कंपनी का आपको नीड होगी उसी हिसाब से आपको ये स्टॉक पाइल करना है या फिर स्टोरेज करना है। अदरवाइज ये जो मटेरियल है ऐसे अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अगर स्टॉक कर लिया तो वो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके अलग अलग एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होते जाएंगे। उसके अलावा अगर आप जो अलग अलग जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो नियर बाय पर्सन्स होते हैं, पब्लिक होती है, या फिर जिन लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज है बेसिक, उनको भी ट्रेनिंग अगर आप देंगे कि रॉ मटेरियल की सेविंग कैसे की जाती है, तो वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू यहाँ पर रॉ मटेरियल सेविंग या फिर वेस्ट जो प्रोडक्शन मिनिमाइजेशन या फिर एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइजेशन या कार्बन इमिशन मिनिमाइजेशन या ग्रीन हाउस गैसेस मिनिमाइजेशन, और ओवरऑल हम एटमॉस्फेयर या फिर हम जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कैसे रखते हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसका जो ज्ञान है वो आपको यहाँ पे देना होगा।
तो यहाँ पर ये फिर से रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, और जिसकी वजह से लोगों में एक बार वो अगर जानकारी आ जाए और उनको उसका अगर इम्पोर्टेंस पता चल जाए तो वो रॉ मटेरियल सेविंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें या ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो इसमें साइमल्टेनियसली जैसे मैंने पहले ही कहा है कि फैक्ट्री का भी यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो अगर फैक्ट्री का अगर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कॉस्ट अगर आपको मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो रॉ मटेरियल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू ये अलग अलग पॉइंट्स भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कंपनीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए उतना ही आपको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना चाहिए, उतना ही परचेस करना चाहिए। जो एक्सेस है वो एक्सेस का एनालिसिस करना चाहिए रॉ मटेरियल का, और दूसरे कुछ मटेरियल्स या बिजनेसेस के लिए अगर ये रॉ मटेरियल यूज होता है तो वहां पर भी आप ये कर सकते हैं। तो एक्चुअल डिमांड क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपने परचेस कितना किया है या स्टोर कितना किया है, ये भी आपको यहाँ पर चेक करना होगा। क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो अगर स्टोर करेंगे आप या लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, हैंडलिंग करेंगे या फिर उसका पैकिंग करेंगे, तो ये जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे बनती है रॉ मटेरियल ओरिएंटेड, उसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ स्पिलेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं जगह लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं जगह ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की वजह से या बहुत दिन रखने की वजह से भी यहाँ पर एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अलग अलग जो केमिकल्स है या सब्सटेंसेस है या रॉ मटेरियल्स है जिसकी वजह से ये एनवायरमेंट जो इम्पैक्ट होता है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह से यहाँ पे ओवरऑल डिमांड सप्लाई की आपने स्टडी की। तो आपको रॉ मटेरियल का फिर अच्छी तरह से इजीली हैंडलिंग और स्टोरिंग हो सकता है, और फिर उसमें मिनिमाइज जो हैंडलिंग की वजह से या स्टोरिंग की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो भी मिनिमाइज यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट, बैग्स की रिक्वायरमेंट, स्पेस की रिक्वायरमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, ये सभी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी जब आपको रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कुछ यहाँ पर मटेरियल जो है वो रीयूज हो सकते हैं या फिर रीप्रोसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम अमेरिकन सिस्टम्स का अगर स्टैंडर्ड देखेंगे, EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो एजेंसी थ्रू भी उन्होंने बताया है कि रीयूज अगर आप करेंगे तो बहुत सारे जो वेस्ट है या वेस्टेज आने वाले जो मटेरियल है और उसका जो कलेक्शन डिस्पोजल सिस्टम का लोड है और उसकी वजह से जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होने वाला है वो सब कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे आपको प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए, ऐसे रॉ मटेरियल आपको चॉइस करना है जिसकी वजह से वेस्ट मिनिमाइज हो या फिर वो जो भी वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम का जो लोड है वो भी मिनिमाइज करें। क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर अगर कलेक्शन करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, डिस्पोजल सिस्टम का यूटिलाइजेशन करेंगे, हर एक जगह आपको एनर्जी यूज करनी होगी। अगर आप एनर्जी यूज कर रहे हैं यानी कि आप फोसाइल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं नॉर्मली, और उसकी वजह से यहाँ पर कार्बन एमिशन यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये लोड कम करना ये सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखना है, आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देखना है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम रन करेंगे, अगर वो पावर्ड बेस्ड एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी लगेगी और उसके लिए आपको फोसाइल्स फ्यूल यूज करना पड़ेंगे और जिसकी वजह से कार्बन एमिशन का इश्यू होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर कुछ वेस्ट बस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि पेंट या केमिकल प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल के ड्रम्स होते हैं और वो एक बार यूज करने के बाद एज अ वेस्ट कंटेनर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रम्स, प्लास्टिक के ड्रम्स हो सकते हैं या फिर कुछ मेटल के भी ड्रम्स होते हैं। तो ऐसे अगर कुछ आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको वन टाइम यूज करना है और उसके बाद में उसका अगर रीयूज नहीं हो पाता तो वो एनवायरनमेंट के लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि ये अगर रीयूज हो सकता है तो उस हिसाब से वो मटेरियल चेक करना होगा। तो जो भी ड्रम्स आप रीयूज कर सकते हैं उसको क्लीन करेंगे, उसको हाइजीनिक कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद में अगर रीयूटिलाइजेशन होगा तो वो रॉ मटेरियल जो है उसी ड्रम से आएंगे और उसके बाद में एक बार यूज करने के बाद वो क्लीनिंग वॉशिंग करने के बाद
आप वापस से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स आप चेक कीजिए, नहीं तो बहुत सारी वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी आप वेस्ट कंसिडर करके डिस्पोजल के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो डिस्पोज ऑफ करने के पहले आप केयरफुली चेक कीजिए कि ये वेस्ट में से कोई रीयूजेबल वेस्ट या रिसाइक्लेबल वेस्ट या रिकवरेबल वेस्ट, ऐसी कोई वेस्ट अगर होगी तो उसको पहले सेपरेट आउट कीजिए, उसके बाद में ही उसको रिमेनिंग जो वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ कीजिए, क्योंकि डिस्पोजल के लिए वापस से जो भी टेक्निक्स यूज होती होंगी वहां पर भी एनर्जी कंजप्शन होने वाला है। तो ये कुछ अलग अलग आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में भी आप ध्यान दे सकते हैं, रीयूज टेक्निक के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो वैल्यूएबल सोर्सेस हो सकते हैं उसका भी आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी आप कुछ अलग अलग ट्रायल ले सकते हैं कि अगर आपके पास रिसाइकलिंग मेथड नहीं है या फिर क्लोज लूप साइकिल मेथड नहीं है, तो ये अलग अलग आप ट्रायल ले सकते हैं। अगर ट्रायल सक्सेस होते हैं तो जिस पर्सन ने या फिर जिस टीम ने या जिस डिपार्टमेंट ने अगर ये ट्रायल सक्सेस किए हैं तो उनको भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, और उसकी वजह से उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और फिर वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट के हिसाब से अलग अलग ट्रायल्स वहां पे और शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स है कि कुछ जो वर्कर हेल्पर कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने भी एक अच्छे अच्छे यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं। तो कुछ जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो सकती है, कुछ जगह एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकती है, कुछ जगह मिनिमाइजेशन मेथड हो सकती है, कुछ जगह कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत बहुत अलग अलग मेथड जो है वो यूटिलाइज करके आप रॉ मटेरियल का सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि डिस्पोजल या रिसाइकलिंग का फॉर्मुलेशन देखिए आप, या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसको ऑब्सोलेट कैसे करेंगे उसके बारे में थॉट प्रोसेस कीजिए, या फिर जो वेस्ट जनरेट होती है उसको ट्रैक कीजिए और उसको क्लियर देखिए कि ये वेस्ट क्यों जनरेट होती है, और इसमें से फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट करने वाले वो पॉइंट्स कौन से, कंपोनेंट्स कितने, कितनी क्वांटिटी में, और उसकी सीरियसनेस क्या है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। और फिर उसके बेसिस पे आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस देखने होंगे कि यहाँ पर ये रीयूज या रिसाइक्लेबल के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये मेटल चेयर्स का एक एग्जांपल है, तो जैसे ये स्क्रैप में जाता है तो वापस ये स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे उसको यूटिलाइज करती है। तो इसी हिसाब से अगर बाकी के अगर हम मेटल की जगह रिप्लेसमेंट देखेंगे तो हर एक चीज ये रीयूज या रिसाइक्लेबल है या नहीं ये चेक करके ही उसका आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो आपको हर टाइम फ्रेश रॉ मटेरियल लगेगा और फ्रेश रॉ मटेरियल के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी प्रोसेस होगी, उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी ऐड होते जाएंगे। तो इसीलिए हम हर टाइम यहाँ पे कर रहे हैं कि रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी आपको फोकस करना है। उसके अलावा कुछ पैकिंग इंडस्ट्रीज भी होती है, हर एक इंडस्ट्री में कुछ पैकेजिंग भी होता है, तो ये पैकेजिंग मटेरियल्स का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपको चेक करने हैं, ऐसे रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर देखना है कि वो रीयूज या रिसाइकल हो। तो उसी हिसाब से भी आपको यहाँ पर जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर सेव हो सकता है। साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्टिंग मिनिमाइज हो जाएगी, और फिर कंज्यूमर्स को मिनिमम कॉस्ट में भी आपका प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये कुछ अलग अलग डिजाइन के पहलू है, ये भी आप सोच सकते हैं रॉ मटेरियल सेविंग के लिए। तो कुछ यहाँ पर ऐसे कमोडिटीज हो सकती है, कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आपको चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल की सेविंग कर पाएंगे, या फिर ऐसे कुछ पॉलिसीज आपको डिजाइन करनी होगी एनवायरमेंट ओरिएंटेड जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे डालना होगा या फिर कुछ एनफोर्स करना होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट के अलावा एनवायरमेंट का भी ध्यान दे के ही प्रोसेस आपको फाइनलाइज करनी होगी। तो जो अभी हमने 3R प्रिंसिपल बताए थे उसी हिसाब से भी आपको चेक करना होगा और उसके बेसिस पे भी आपको ये प्रोसेस डिजाइन या मॉडिफाई या रेक्टिफाई करनी होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया तो ये इमीडिएटली हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो नहीं आता, तो इसके लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अगर आपने अडॉप्ट की तो आपको ही ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की वजह से एनवायरमेंट के एडवर्स इफेक्ट अगर मिनिमाइज हो गए तो आप ही कंफर्टेबल एनवायरमेंट में काम कर पाएंगे। अदरवाइज ये अगर निगेटिव इम्पैक्ट
जाता जाएगा तो आपको ही यहाँ पर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनको भी ये नहीं मिल पाएगा। तो ये कंसेप्ट था रॉ मटेरियल सेविंग के बारे में। थैंक यू।